हेलो स्टूडेंट्स। क्लास शुरू हो चुकी है और सबसे पहले साक्षी वार्डन क्लास में आई। साक्षी गुड इवनिंग। हनी चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनी गुड इवनिंग। सिमरन रस्तोगी हमारे साथ हैं। सिमरन जी गुड इवनिंग। श्रेया भारद्वाज गुड इवनिंग। श्रेष्ठा गुड इवनिंग। अनम अंसारी गुड इवनिंग। और काजल चौधरी गुड इवनिंग। जैसा आप जानते हो कि जो टेस्ट हुआ था आपका संडे में, डाउट डिस्कस करने हैं। और टेस्ट के साथ साथ डाउट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए होता है सिमरन, क्योंकि अगर डाउट क्लियर नहीं है तो आपके उस टेस्ट का कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन पूछता जाऊंगा और फिर उनका ये आंसर क्यों है उसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर फिर भी आपको बीच में कोई अपनी बात कहनी है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो बीच में आप अपना माइक ऑन करके बोलेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। और अनन्या शर्मा भी हमारे साथ हैं। तो अनन्या जी गुड इवनिंग। तो अनन्या, टेस्ट के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और अच्छे अच्छे बच्चों के बहुत से डाउट मुझे मिले हैं। ड्रॉपर में जिन बच्चों की बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहती है, यानी उनके भी 8-10 डाउट आना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर कर रहे हैं। और कई बच्चों के आंसर जो उनकी सोच से अलग हैं। और अर्षा भी हमारे साथ इवनिंग। और साक्षी वार्डन गुड इवनिंग। अब मुझे बताओ कि आपका 1 to 10 किस क्वेश्चन में डाउट है। 1 to 10, 1 to 10 किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, जिसमें जो आंसर दिया गया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है। अनिल शर्मा कह रही बहुत अच्छा टेस्ट था सर। टेस्ट के बाद प्रिपेयरिंग फॉर दिस चैप्टर ऑर्गेनाइज अनदर वे। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। देखिए होता क्या है ना भाई, जितने टेस्ट सब्जेक्टिव अच्छे अच्छे टेस्ट हों, जितने ऑब्जेक्ट टेस्ट अच्छे हों, उससे ही परफॉर्मेंस आती है। पढ़ना अलग चीज है, पढ़ना अलग चीज है और टेस्ट अलग चीज है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी हमसे गलतियां होती हैं, इसका मतलब टेस्ट कहीं ना गड़बड़ गड़बड़ करता है। और मुझे 9th क्वेश्चन मिल रहा है श्रेया भारद्वाज का। लेकिन श्रेया भारद्वाज, 9th क्वेश्चन से पहले मैं एक 8th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों ने मुझे डाउट भेजे हुए हैं। ये रिकॉर्डिंग मैं उनको भेजूंगा। तो पहले मैं, भले ही आपका किसी का 8th क्वेश्चन डाउट नहीं है, तो मैं 8th की डाउट कर रहा हूं, डाउट ले रहा हूं पहले 8th क्वेश्चन। और 8th क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट नंबर ऑफ इनकरेक्ट। हमें इसको फाइंड आउट करना है। और करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू और फॉल्स में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। अंजना शर्मा कह रही है कि वीडियो लैग कर रही है। और रोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन, राधे राधे। क्या सभी की वीडियो लैग कर रही है? और इसलिए मैं दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी मुझे। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। एक मिनट में चेक कर रहा हूं कि कहाँ गड़बड़ है। तो अब मुझे बताएं कि अब क्लियर है? ये दोबारा स्टार्ट करूं? और अब क्लियर है, चलिए ठीक है। तो और अब हमारा 8th क्वेश्चन पे हम फिर आ रहे हैं। जो डायग्राम दिया गया है वो डायग्राम है किस? डायग्राम जो प्रोसेसिंग, जब एमआरएनए बनता है, उस एमआरएनए बनने के बाद प्रोसेसिंग होती है, यूकेरियोटिक सेल में होती है। उस प्रोसेसिंग में 3 पार्ट होते हैं अनिल शर्मा। एक पार्ट सेल्फ स्प्लाइसिंग होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स होता है। एक स्टेप टेल फॉर्मेशन होते हैं, एक स्टेप कैप फॉर्मेशन होता है। उसका डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें पहला स्टेटमेंट है, इट इज प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग हो रही है। और श्रेया भारद्वाज कह रही नहीं, क्योंकि देर इज नो आरएनए प्रोसेसिंग इन प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए बनता है वो सीधे फंक्शनल होता है, वो एचएनआरएनए की फॉर्म में नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो नंबर 1 इनकरेक्ट हो गया ना। एक तो पहला इनकरेक्ट हो गया कि आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोकैरियोट में होती है, वो गलत है, होती। दूसरा क्या है? टेल इज पोली एडेनिन। जो टेल है वो एडेनिन की बनी हुई है, सही है। ठीक है, टेल पोली एडेनिन सही है। और इन स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स एंड एक्स्ट्रा एक्सॉन्स आर रिमूव्ड, ये गलत हो गया। जब स्प्लाइसिंग होते हैं एक्स्ट्रा, तो ये गलत हो गया।
तो एक तो दो गलत हो चुके हैं, दो स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं। एक तो ये था कि स्प्लाइसिंग जो है वो प्रोकैरियोट में नहीं होती। दूसरा, जो स्प्लाइसिंग न्यूट्रॉन के साथ एक्सॉन रिमूव नहीं होते। और रोहन जी राधे राधे, और रोहन कह रहे हैं सर आज चैप्टर रिवाइज कर लेते कल। नहीं नहीं, ये तो हमें डाउट की हमने बात की थी कि डाउट आज लेने थे हमें, क्योंकि हमें कॉपी चेक करनी थी। उसके बाद फोर्थ है प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। नहीं, जो आरएनए प्रोसेसिंग है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, ये भी गलत हो गया। इन तीन स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं। विकास आप ध्यान देंगे, तीन स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं। और इसके बाद जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो देखना करेक्ट इनकरेक्ट। इट इज नेसेसरी फॉर कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू फंक्शनल एमआरएनए। यानी इसमें जो प्रोसेसिंग चल रहा है इसमें डीएनए फंक्शनल एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। श्रेया भारद्वाज ये भी गलत है, क्योंकि इसमें एचएनआरएनए फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट होता है। इसमें चार स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। 5 में 4 स्टेटमेंट एट्थ क्वेश्चन में इनकरेक्ट हैं। तो अब देखिए इसमें हमने आंसर क्या दिया है, आप बताओ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा आंसर क्या है। तो इसमें हम इनकरेक्ट बताने थे, कितने इनकरेक्ट हैं। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ इनकरेक्ट, तो 4 इनकरेक्ट हैं। और एथ का जो आंसर है वो दिया गया है सी। ओके, इसका आंसर डी है। का आंसर ये चेंज होगा। तो आपको याद रखना है कि जो चारों स्टूडेंट बोले हैं वो सारे इनकरेक्ट हैं, केवल एक ही करेक्ट है। और अदीबा कह रही फिर लैगिंग हो रहा है, तो ये क्यों बार बार हो रहा है, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक बार हम और कोशिश करते हैं कि लैगिंग ना हो। और तो मेरे हिसाब से लैगिंग नहीं होना चाहिए। तो एक बार कंफर्म कर दें कि आपको वीडियो सही मिल रही है। नाउ क्लियर है। चलिए अब हम 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। जो बच्चे पूछ रहे हैं 9th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेशर इन लैक ऑफ इज ड्यू टू। जो इनएक्टिव फॉर्म है रिप्रेशर की लैक ऑपरेशन में, वो किसकी वजह से है। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेशर इन लैक ऑपरेशन इज ड्यू टू। देखिए वो रिप्रेशर प्रोटीन, आंसर ए है रिप्रेशर प्रोटीन, बी है लैक्टोज, और सी है एलोलैक्टोज, और डी है बाइंडिंग ऑफ रिप्रेशर टू ऑपरेटर। तो देखिए यहां पर आप फिर ध्यान दें, मैंने भी लिखने में गलती कर रखी है। इसका मतलब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेशर, ये लैक ऑपरेशन नहीं पूछ रहा कि लैक ऑपरेशन इनएक्टिव किसकी वजह से, ये पूछ रहा है इनएक्टिव फॉर्म रिप्रेशर किसकी वजह से है, और वो है एलोलैक्टोज। इनएक्टिव फॉर्म रिप्रेशर इज ड्यू टू एलोलैक्टोज। और अगर लैक ऑपरेशन तब रिप्रेशर प्रोटीन होता। लेकिन यहां पर कुछ थोड़ा ट्विस्ट वाला है रोहन। यहां पर पूछा गया है कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑपेरॉन और रिप्रेशर इज ड्यू टू। तो जब एलोलैक्टोज बन जाएगा तो रिप्रेशर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी और ओपेरोन एक्टिव हो जाएगा। तो जो हमारा 8th क्वेश्चन था उसमें हमारे 4 स्टेटमेंट इनकरेक्ट थे। और यहां पर हमारा जो आंसर अब होने जा रहा है वो क्या होगा कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेशर इज ड्यू टू एलोलैक्टोज। लैक्टोज नहीं बोलेंगे, एलैक्टोज, लैक्टोज तो पहले भी था, तब तो बाइंड थी। लेकिन जैसे लैक्टोज बना रिप्रेशर इनएक्टिव हो, उसने काम करना बंद कर दिया है। तो यहां पर हमारा आंसर जो 9th क्वेश्चन का आंसर होगा वो देखो एलोलैक्टोज कौन से ऑप्शन में है, और बच्चों ये सी ऑप्शन में है। तो यहां पर आंसर हमारा सी होगा। ठीक है। और जो 10th क्वेश्चन था इसमें कोई मतलब आंसर करेक्ट नहीं आ पा रहा है, इसलिए यहां पर बोनस रहेगा। यहां पर बोनस रहेगा। तो यानी 8 और 9 क्वेश्चन को क्लियर हो जाने चाहिए। जो प्रोसेसिंग है उसके बेस पर 5 में 4 स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। और जो इनएक्टिव रिप्रेशर है उसका रीजन रोहन, उसका रीजन एलोलैक्टोज है। ठीक है, एलोलैक्टोज। अब 11 to 20 में
किस क्वेश्चन में आपको डाउट है 11 to 20 में, 11 से 20 के बीच में किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप बताएं ताकि मुझे एक्सप्लेन करूं और उसका आंसर आपके सामने क्लियर हो सके। 13, 14, 13 और 14 में बच्चे कह रहे हैं 13, 14। तो देखिए 13 है पॉलीमोर मीन्स डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म होती है, डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म होती है। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन इन द डीएनए ऑफ ए स्पीसीज। जो एक स्पीसीज डीएनए है उसमें जेनेटिक वेरिएशन होती हैं, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। देखिए वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन फिर भी हम सबके डीएनए में वेरिएशन है, डीएनए की पॉलीमॉर्फिज्म है और इसी की वजह से एक स्पीसीज के अंदर वेरिएशन होती हैं। अब इसका आंसर देखो, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है? वो कह रहा है डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए, नहीं, ये आंसर नहीं है। वेरिएशन एट जेनेटिक और डबल स्ट्रैंड डीएनए नहीं, इसका आंसर जो है वो बी है कि जेनेटिक लेवल पर जो डीएनए में अंतर होते हैं वही जेनेटिक वेरिएशन है। और ये भी आप नोट कर लें, कोज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज म्यूटेशन। जो डीएनए हम सबके वेरिएशन आई हैं उसका रीजन म्यूटेशन है। म्यूटेशन होने की वजह से हम सब में अंतर हो गए। म्यूटेशन ना होती तो जो इंसान पहली बार बना था वही डीएनए आगे चलता रहता। तो आपको याद रखना है कि पॉलीमॉर्फिज्म है वो जेनेटिक वेरिएशन लेवल पर डीएनए में जो चेंज है, वेरिएशन है, उसको बोलते हैं। और इसका रीजन अगले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आएगा कि व्हाट इट्स रीजन, इट्स रीजन म्यूटेशन। सर आंसर की में सी क्यों है? डबल स्टैंडर्ड लेचर ऑफ डीएनए नहीं, आंसर बी होना चाहिए। और ये कौन सा क्वेश्चन है? 13, 13 का बी आंसर दिया हुआ है, आंसर की बी है 13 का सही है, क्योंकि वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल ये सही जवाब है। और अब इसके बाद मैं 14 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और 14 क्वेश्चन में विच एमिनो एसिड विल बाइंड टू दिस टीआरएनए। देखिए इस टीआरएनए, पहले आप देखो जो एमआरएनए है उसमें एक कोड दिया हुआ है एजीयू, तो कोडोन ऑफ एमआरएनए इज एजीयू और एंटीकोडन यूसीए है। लेकिन हमें तो देखना है जेनेटिक कोड हम पढ़ते हैं एमआरएनए की फॉर्म में, तो जो एजीयू कोडोन है इट इज फॉर सीरीन, ये सीरीन एमिनो एसिड के लिए, जो सीरीन है उसके लिए ट्रिपलेट कोडोन एजीयू होता है। तो इसलिए हमने कहा है कि यहां पर एजीयू होगा। और किसी बच्चे को कुछ बोलना है बीच में अपनी, चलिए तो आप बीच में, मेरा माइक कोई बच्चा ऑन कर रहा है उसे ना करें। तो इसका आंसर सीरीन ही है कि जो आरएन है उस पर ट्रिपलेट कोडोन एजीयू है एंड इट इज फॉर सीरीन। और अन्य साक्षी, अनिल शर्मा साक्ष्य के बारे में कुछ बोल रही हैं। चलिए यस सर, आंसर ठीक है इसका, चलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ओके आपको बोलना पड़ेगा। तो 14th हो गया है। और एक बच्चन 16 मुझे भेज रखा है, 16, 16। अब जरा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसने एंटीकोडन, उसके टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं थी सीक्वेंस ये, और आप कंफ्यूज हुए हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड से। तो जो हमारा 16 क्वेश्चन है उसमें जो सीक्वेंस हमें दी गई है वो सीक्वेंस किसकी है? वो सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड की है या सेंस स्ट्रैंड की है। और जो एमआरएनए बनता है उस पर सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड की ही होती है। बस जहां पर टी है वहां पर यू होना है, और वो स्टार्ट होगी 5 प्राइम से, जो बनना शुरू होगा हमारा। एक्चुअली जो हमारा क्या है, जो सेंस स्ट्रैंड है उसका वो 3 होगा, लेकिन जो एमआरएनए बन रहा है उसकी सीक्वेंस 5 स्ट्रैंड पर होगी। यानी यहां पर आपको इसको पढ़ना था कहां से, कौन सा क्वेश्चन था ये? 16 क्वेश्चन है। इसको आपको पढ़ना था, सीक्वेंस दी हुई है, मैं बढ़ता हूं तो एक बार सीक्वेंस दी है, हमें 3 डैश तरफ से पढ़ते आना है, जी टी ए जी टी ए। तो अब इससे जो 5 प्राइम वाली सीक्वेंस आएगी
वो जी की जगह जी रहेगा, टी की जगह यू होगा, ए की जगह ए होगा, ए की जगह ए होगा, जी की जगह जी होगा और टी की जगह यू होगा और फिर ए। तो 5 से स्टार्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ 2 टी दी हुई हैं बस उनकी जगह यू होना है। तभी तो हम कहते हैं कि एमआरएनए बनता टैबलेट स्ट्रैंड से है, पर उसकी सीक्वेंस किसकी होती है? वो कोडिंग स्ट्रैंड की होती है। इसलिए इसका आंसर जो भी आ रहा होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके अकॉर्डिंग आप देख लो, जो कोडिंग स्ट्रैंड सीक्वेंस उसमें टी की जगह आपको यू करना है, बाकी और कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो सीक्वेंस टीआरएनए उसकी डीएनए की है और हमें आरएनए की और आरएनए में टी की जगह यू प्रेजेंट होता है। तो ये 16 क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे, किसी बच्चे ने 19th, ये भी मैं एक्सप्लेन 19th पे एक्सप्लेन कर दूं। देखिए 19th क्या है? द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद ए न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। यहां पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे होंगे, दो आंसर मिल रहे होंगे कि जब एसोसिएशन हो रहा है हिस्टोन H1 के साथ न्यूक्लियो है। देखिए जब न्यूक्लियोसोम बनता है तो इंडिकेशन होता है किसका? कि रेप्लिकेशन हो रहा है। और जब न्यूक्लियोसोम आपस जुड़ने शुरू हो जाते हैं, वो इस बात को इंडिकेट करते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स बनना शुरू हो गया है। तो इसमें हमारा आंसर होगा कि जब न्यूक्लियोसोम के साथ H1 प्रोटीन बाइंड होनी शुरू हो जाती है, हिस्टोन प्रोटीन बाइंड होनी शुरू हो जाती है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अकरिंग नहीं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। ट्रांस मतलब नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, रेप्लिकेशन हो रहा है, इसको आप मान रहे हैं रेप्लिकेशन हो रहा है। और डीएनए द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू ए क्रोमेटिन फाइबर, ये इसका आंसर है। क्योंकि न्यूक्लियोसोम एस्पेजम बनते हैं, एस में रेप्लिकेशन होता है, जैसे रेप्लिकेशन होता है वैसे वैसे ही न्यूक्लियोसोम बनते जाते हैं और न्यूक्लियोसोम का आपस में इंटरलिंक होना, फिर उनसे सुपर सोलोनोइड बनना, सुपर सोलोनोइड बनना वो इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर H1 को जोड़ रहा है, वो दोनों न्यूक्लियोसोम आपस में जोड़ रहा है, जो इंडिकेट किसको कर रहा है? जो इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये तो कंडेंसिंग हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर इसका 19th का सी होना चाहिए, सी आंसर है इसका। डीएनए इज कंडेंसिंग, तो 19th का आंसर सी है। चलिए अब हम और आगे बढ़ रहे हैं और अब बताओ 20 तक 17, साक्षी 17 पूछ रही हैं, तो मैं 17 क्वेश्चन बता रहा हूं। हाउ मेनी एमआरएनए विल प्रोड्यूस पेप्टाइड चेन? देखिए इसमें 4 आपको सीक्वेंस दी गई हैं एमआरएनए की, 4 एमआरएनए सीक्वेंस दी गई है और आप कैसे पहचानो कौन सी प्रोटीन बनाएगा? आप पता है कि अगर किसी भी एमआरएनए के बीच में स्टॉप कोडॉन आ जाएगा यूएए या यूजीए या यूएजी, तो प्रोटीन नहीं बनेगी। तो इनमें से आप देखिएगा 3 ऐसे सीक्वेंस है जिनमें बीच की सीक्वेंस, बीच का कोई कोडॉन, ट्रिप्टेट कोडॉन स्टॉप कोडॉन की फॉर्म में है, वो स्टॉप कोडॉन है और इसलिए वो एमआरएनए प्रोटीन नहीं बनाएंगे। लेकिन केवल एक ऐसा है जिसमें कोई स्टॉप कोडॉन बीच में नहीं है, इनिशिएटर शुरू में है, लेकिन बीच में कोई स्टॉप कोडॉन नहीं है, इसलिए केवल उसी से पेप्टाइड चेन पूरी होगी। अगर बीच में कोई स्टॉप कोडॉन है, नॉनसेंस कोडॉन, टर्मिनेटर कोडॉन बन जाता है, तो वहीं पर प्रोटीन बने, पेप्टाइड बनने रुक जाती है। तो केवल एक आप देख लो, मतलब मैं लंबा है देखना पड़ेगा, लेकिन एक में नहीं है। ठीक है, तो एक में नहीं है और एक पेप्टाइड चेन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 17 का हमने क्या दिया? 1 दिया है, तो केवल एक ही बना रहा है, सही है बिल्कुल। और वो आप देख लो किस में स्टॉप कोडॉन बीच में नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 20 तक सबके डाउट मेरे ख्याल में क्लियर हो गए होंगे, कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा। अब 21 से 30 तरफ हम जा रहे हैं, 21 30 तरफ जा रहे हैं और आप बताएं कौन सा क्वेश्चन 21 से 30 के बीच में आपका डाउट वाला है। आधी बार 20 ही क्वेश्चन कह रही है, 20, तो मैं 20 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं आपको। द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन जीनोम will encodes protein is approximately, जो ह्यूमन डीएनए में पार्ट है उसका कितना पार्ट प्रोटीन कोड कोड कर ले कैरी करता है? तो वो केवल लेस देन 2% है, 2% से भी कम है, 2% से भी कम है।
तो हमारा पूरा डीएनए हैज नो कोड्स फॉर प्रोटीन। लेस देन 2%, अबाउट 2% डीएनए ही प्रोटीन लिए कोड कैरी करता है, इसलिए आंसर ए है। इसमें दिया हुआ है कि लेस देन 2%। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम, जल्दी बोल रहे हैं। वैसे मुझे 23वां क्वेश्चन मिला हुआ है पहले से। 23rd क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, किसी ने, पहले 23rd बता रहा हूँ। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। छोटे से बड़े तरफ जान, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब देखो, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा होता है जीनोम। जीनोम इज द सेट ऑफ टोटल जीन ऑफ हैप्लो नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो सबसे बड़ा पार्ट इसमें जीनोम है। जीनोम से छोटा क्रोमोसोम है, और क्रोम छोटा जीन है, और जीन की जो यूनिट है, छोटा पार्ट न्यूक्लियोटाइड है। तो इसमें आंसर डी है। जीनोम लार्जेस्ट पार्ट है जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद क्रोमोसोम छोटा है, जीन उससे छोटी है, और न्यूक्लियोटाइड सब छोटा होता है। तो यहाँ तो आंसर डी है। विकास कुमार, ये आपका डाउट था। श्रेष्ठ है, आपका डाउट था। तो आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगी तो आपको ये पूरा जवाब मिल जाएगा। 3 के बाद बच्चों ने 25 भी कहा है, तो 25 भी मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। जो डीएनए प्रोकैरियोट्स का है उसके लिए क्या सही नहीं है, यानी हमें 4 ऑप्शन में से इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना है। पहला है प्रेजेंट, पहला ऑप्शन है इनकरेक्ट देखना है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लॉइड। बिल्कुल सही है। जो सर्कुलर डीएनए है वो पैक होकर, जिस पार्ट में पैक होता है, न्यूक्लियोड कहलाता है। तो ये तो सही है, इनकरेक्ट नहीं है। दूसरा है द कोयल्स आर मेंटेन्ड बाय नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन। ये भी सही है, क्योंकि आप पता प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं होती, लेकिन दूसरी प्रोटीन तो मौजूद होती हैं। तो ये भी सही है। उसके बाद फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है इन सुपर कोइल्ड कंडीशन। ये भी सही है कि उसमें सुपर कोइलिंग होती है, फोल्डिंग फॉर्म में होता है, सुपर कोइलिंग फोल्डिंग फॉर्म में होता है। लेकिन डी है पैक्ड एज न्यूक्लियोसोम अलोंग विद हिस्टोन। नहीं, ये गलत है, क्योंकि आप पता है प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोसोम नहीं बनते, वहां पर न्यूक्लियोसोम की फॉर्म पैकिंग नहीं होती, क्योंकि वहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। तो इसमें जो हमारा 25th है, इसमें डी आंसर ऑप्शन गलत है। पैक्ड एज न्यूक्लियोसोम नहीं, प्रोकैरियोट नहीं होता। चलिए, तो अब आप बताओ आपका कौन सा क्वेश्चन है 25। तो 25 भी है, तो मैं 25 भी पढ़ रहा हूं। व्हाट इज नॉट ट्रू, ये तो हो ही गया, 25 तो हो गया है। और 25 के बाद अब किसका क्या है? अदीबा, आपका कोई क्वेश्चन है 25 के 30 तक? लेकिन मुझे दिखाई पड़ रहा है 30 तक कोई किसी बच्चे का और डाउट नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, 31 टू 40 के बीच में आप आ जाओ। 31 टू 40 के बीच में आपको आना है, और इसमें 31 क्वेश्चन किसी बच्चे ने मुझे भेज रखा है, और 31 क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। फंक्शनल एमआरएनए ऑफ फंक्शनल एमआरएनए ऑफ यूकैरियोटिक इन। यानी एक तो फंक्शनल डीएनए आरएनए प्रोकैरियोट का है, एक फंक्शनल एमआरएनए यूकैरियोट का है, और डिफरेंस क्या है? हैविंग नो इंट्रॉन, बिल्कुल सही है। जो प्रोकैरियोट एमआरएनए है, आरएनए है, डीएनए, उसमें इंट्रॉन नहीं होते। हैविंग नो कैपिंग एंड टेल, उसमें कैप और टेल भी नहीं होती, बिल्कुल सही है। हैविंग इनिशिएटर कोडॉन, हाँ, इनिशिएटर कोडॉन होता है एयूजी, और जीयूजी हो भी सकता है। 2 इनिशिएटर कोडॉन होते हैं, यहाँ डिफरेंस हो सकता है। और क्योंकि ऑल ऑफ दीज है, तो फिर हमें आंसर ऑल ऑफ दीज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज ही है। ठीक है, तो वैसे तो हम एयूजी कोड की बात करते हैं, लेकिन जी यूजी कोड भी इनिशिएटर कोड की तरह काम कर सकता है। अब एयूजी कोड नहीं है। अब इसके बाद 31 के बाद आपका 31 तो हो ही गया, 37 है। 37 किसका है? और 37 है 37 मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अनन्या शर्मा का 37 क्वेश्चन है। और ये पूछ रही हैं
with regard to mature mRNA in eukaryotes, which one is true? जो मैच्योर आरएनए यूकैरियोट में उसके कंसर्न में क्या सही है? अब आप देख लें, यूकैरियोट डीएनए है 37 है, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन मैच्योर एमआरएनए। भाई इंट्रॉन्स तो नहीं होते लेकिन एक्सॉन तो होते हैं, इंट्रॉन नहीं होते लेकिन एक्सॉन होते हैं, तो ये गलत हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, एक्सॉन अपीयर्स बट इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर आरएनए। ये कह रहा है एक्सॉन अपीयर होते हैं लेकिन इंट्रॉन अपीयर नहीं होते, ये सही है, क्योंकि स्प्लाइसिंग से इंट्रॉन तो रिमूव करने होते हैं, हमें जो सेल्फ स्प्लाइसिंग होता है वही रिमूव करने होते हैं। तो मैच्योर एमआरएनए में यूकैरियोट में इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं और एक्सॉन रह जाते हैं, तो ये सही है, इसलिए इसका आंसर 37 बी बिल्कुल सही दिया हुआ है, बी आंसर इसका आ रहा है। अब इसके बाद 38 की बात मुझे करनी है। 38 ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछ रखा है, मैं नोट कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज? ये 3 स्टेप दिए गए हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से किस स्टेप में यूज होता है, कैटलाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज? देखिए आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा, वो बनाएगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड। और पहले जब कोई पहला न्यूक्लियोटाइड आएगा उसी के बाद, तो पहले का आना तो इनिशिएशन है, पहला जो आएगा वो इनिशिएशन, उसके पहला आते ही आरएनए पॉलीमरेज यूज नहीं हुआ, जब दूसरा आया इलोंगेशन स्टार्ट हो गया, एक के बाद एक एमिनो के बीच में, सॉरी एक के बाद एक कोड के बीच में आने के बाद उनके बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहा है, वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ही बनाने काम इलोंगेशन में होता है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, यहां पर आंसर है इलोंगेशन। इलोंगेशन में ही फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा, और वो कौन बनाएगा, दैट विल प्रोड्यूस्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। तो 38 का आंसर है इलोंगेशन। और इसके बाद अब आप कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, 34 पूछ रही हैं श्रेया भारद्वाज। 34 में वापस जाके देख रहा हूँ। 34 स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ। देखिए स्प्लाइसोम्स क्या होते हैं, स्प्लाइसोम्स आर द एंजाइम विच आर यूज्ड इन स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, और इंट्रॉन्स का रिमूवल यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में तो नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल है इसलिए इसमें स्प्लाइसोम्स नहीं होंगे। इसके अलावा एनिमल्स में होते हैं, ऑप्शन ये था, होते हैं, और फंजाई यूकैरियोटिक सेल इसमें भी होते हैं, और प्लांट्स यूकैरियोटिक सेल इसमें भी होते हैं। तो यहाँ पर आंसर बैक्टीरिया स्प्लाइसोम्स आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, क्योंकि वहां पर स्प्लाइसिंग नहीं होता। तो ये आपका 34 हो गया। अब 40 to 50 के बीच में आप मुझे बताएं, 40 to 50 के बीच में कोई आपका क्वेश्चन है कि नहीं है, कोई आपका डाउट है कि नहीं 40 to 50 के बीच में? और अनिल शर्मा कह रही 40 ही है, तो चलिए मैं 40 की बात कर रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ अनिल शर्मा। मैं 40 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, फिर यदि 47 की बात करूं, 40 है विच वन नॉट एसोसिएटेड टू रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उससे कौन कंसर्न नहीं है? तो देखिए टोपो आइसोमरेज तो कंसर्न है, ये निक बनाता है और सुपरग्लू रोकता है, और प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन में यूज होती है, प्रमोटर यूज इन ट्रांसक्रिप्शन नॉट इन रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन बात करें प्राइमर यूज होते ही होते हैं, और रेप्लिकेशन फोर्क यूज होता ही होता है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से प्रमोटर ये कह रहा है, ये ऑप्शन बता रहा है कि ये रेप्लिकेशन में यूज नहीं होता, इस टर्म का रेप्लिकेशन कंसर्न नहीं है, ये तो ट्रांसक्रिप्शन से कंसर्न है, तो आंसर बी। इसके बाद 47 45 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, और 45 क्वेश्चन पहले पढ़ रहा हूं। डीएनए रेप्लिकेशन इन लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज। देखिए 2 स्ट्रैंड, जब रेप्लिकेशन 2 स्ट्रैंड लीडिंग और लैगिंग 2 स्ट्रैंड बनते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस है, एक ही बार हो जाता है, जब लैगिंग स्ट्रैंड टुकड़ों में बनता है
फ्रेगमेंट बंधन को बोलते हैं ओ का जाके फ्रेगमेंट, उसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस। तो अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है लैगिंग स्ट्रैंड के लिए? कंजर्वेटिव एंड कंटिन्यूअस। कंजर्वेटिव मतलब दोनों स्ट्रैंड नहीं बनते हैं, तो बिल्कुल गलत हो गया। देयर इज नो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव वर्ड होगा। तो पहला तो इसलिए गलत हो गया, उसने कंजर्वेटिव बोला है। दूसरा क्या है? सेमी कंजर्वेटिव बट डिसकंटिन्यूअस, ये सही है। सेमी कंजर्वेटिव होता है यानी पुराना टेम्पलेट स्ट्रैंड है और डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, इसलिए आंसर बी है। तो लैगिंग स्ट्रैंड में चार ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है वो सेमी कंजर्वेटिव बट डिसकंटिन्यूअस वाला है, तो इसका आंसर बी इसमें दिया हुआ है। इसके बाद ये था कौन सा? ये था 45 की बात बच्चे कर रहे हैं, तो 45 में बोल रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें चार ऑप्शन दिए, में कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है? तो देखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम करते हैं, अगर हमारे पास छोटा सैंपल डीएनए है तो एक हम करते हैं। आरएनए प्राइमर रिक्वायर नहीं है, प्राइमर रेप्लिकेशन में यूज होते हैं, ना ट्रांसलेशन में यूज होते हैं, ना ट्रांसलेशन में, और ना ही यूज होते हैं फिंगरप्रिंटिंग में। तो देयर इज नो रोल ऑफ आरएनए प्राइमर इन फिंगरप्रिंटिंग, दे आर ओनली यूज्ड इन रेप्लिकेशन। तो इसलिए आंसर इसका बी होगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन आप किसने मुझे बोला है 47 की बात कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। इन केस ऑफ इनएक्टिव ओपेरॉन व्हाट इज ट्रू? जब ओपेरॉन इनएक्टिव है तो उसमें क्या सही है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी जब ओपेरॉन इनएक्टिव होता है तो उसमें क्या, इनमें चार ऑप्शन क्या सही है? नो एमआरएनए प्रोड्यूस्ड, गलत जवाब हो गया, ये गलत है। आप पता है कि इनएक्टिव ओपेरॉन में एमआरएनए बनता है, जो रेगुलेटर जीन है वो रिप्रेशर प्रोटीन बनाती है, वही तो उसको इनएक्टिव करेगी। तो आप ये समझते हैं कि जब ओपेरॉन एक्टिव तभी एमआरएनए बनता है? यस बनता है, लेकिन वो पॉलीसिस्टोनिक होता है, उसे तीन एंजाइम बनने, लेकिन जब इनएक्टिव होता है तो उस टाइम भी जो रेगुलेटर जीन है वो एमआरएनए बनाती है। वो मोनोसिस्टोनिक है, उससे एक ही पेप्टाइड चेन बनेगी और फिर उससे कौन सी रिप्रेशर प्रोटीन बनेगी। तो ये तो गलत है, जबकि मतलब बनता है, इसने गलत कह रखा है। अब दूसरा है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए प्रोड्यूस, नहीं, इनएक्टिव टाइम पे मोनोसिस्टोनिक बनता है, पॉलीसिस्टोनिक नहीं बनता। पॉलीसिस्टोनिक मतलब ऐसा एमआरएनए विच हैज कोड फॉर मोर देन वन पेप्टाइड, और ऐसा एमआरएनए प्रोकैरियोट्स में होता है, हमारा मोनोसिस्टोनिक होता है। तो ये भी गलत हो गया। अब वो कह रहा है मोनोसिस्टोनिक आरएनए प्रोड्यूस, ये सही है, क्योंकि जो रिप्रेशर प्रोटीन में एमआरएनए बन रहा है, ओपरोन को इनएक्टिव रखने में जो एमआरएनए बन रहा है वो मोनोसिस्टोनिक है, उससे रिप्रेशर प्रोटीन बनती है। तो बच्चों इसका आंसर हुआ सी। इसका मतलब क्या? इन केस ऑफ इनएक्टिव ओपेरॉन मोनोसिस्टोनिक आरएनए इज प्रोड्यूस्ड, ये सही है, बाकी तीन ऑप्शन गलत हैं। अब इसके बाद 50 तक कोई आपका और कोई क्वेश्चन है? और अब 54 और 56 की बात भी हो रही है, तो मैं 54 की बात पहले करूंगा। 54 क्वेश्चन क्या है? ये है एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ। जो जब ट्रांसलेशन होता है, जब प्रोटीन बनती है, तो आपको पता है कि एमआरएनए के कोडोन के अकॉर्डिंग ही पेप्टाइड चेन बनेगी। जैसा कोडोन कोडोन एमआरएनए पर होंगे उसी के अकॉर्डिंग पेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड ऐड होते हैं। टीआरएनए तो उनको रीड करता है, टीआरएनए सीक्वेंस का रोल नहीं है, वो तो जैसी सीक्वेंस एमआरएनए की होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपने साथ एमिनो एसिड बाइंड करेगा। तो यानी इसका आंसर है कि एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस डिसाइडेड बाय द एमआरएनए, और वो कहाँ है? वो एमआरएनए है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आंसर है कि जो भी पेप्टाइड चेन बननी है उसमें जो सीक्वेंस एमिनो एसिड की होगी वो एमआरएनए के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है। और अब इसके बाद किस बच्चे ने पूछा है कौन सा 56 में मैं पढ़ रहा हूँ, सॉरी 56 में पढ़ रहा हूँ। विच आर एन नीडेड फर्स्ट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है तो कौन सा आरएनए पहले चाहिए? भाई सबसे पहले तो एमआरएनए आएगा,
वही तो बेसिक आरएनए है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि उसी के पास कोडोन अवेलेबल है, कोड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल आंसर है कि विच आर नीडेड फर्स्ट, सबसे पहले जो आरएनए रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, वो एमआरएनए है। तो जैसे एमआरएनए बन के आएगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, प्रोटीन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया एमआरएनए। अब 60 तक किसी और का कोई है क्वेश्चन? 60 तक कोई और क्वेश्चन है? एनी अदर क्वेश्चन अप टू 60 क्वेश्चंस? तो 60 टू 70 पर आ जाओ। 60 टू 70। एक बच्चे ने 59 पूछ रखा है, मैं 59 बता दूं, 59 बता दूं मैं, एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछ रखा है। पहले मैं 59 की बात कर रहा हूं। इकरा, आरएनए विच हैज मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज, जिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिस आरएनए की मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है, जिसकी मैक्सिमम फॉर्म होती है, भैया वो एमआरएनए है। एमआरएनए हैज द मैक्सिमम डाइवर्सिटी, क्योंकि हर प्रोटीन के लिए, हर पेप्टाइड के लिए अलग एमआरएनए होता है। तो यहां पर आंसर था, 59 का आंसर था एमआरएनए। ठीक है, क्लियर है। और अब इकरा कह रही है कि मुझे 52 बताओ, तो मैं वापस जाके 52 की बात कर रहा हूं। इन चेंज अकर्स इन, देखिए पॉइंट म्यूटेशन क्या है, चेंज ऑफ सिंगल बेस इन जीन। ये तो आप जानते हो, सिंगल बेस की चेंज होना पॉइंट म्यूटेशन है। तो होगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड एक बेस कैरी करता है, तो हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड या सिंगल बेस की चेन होना ही पॉइंट म्यूटेशन है। तो बच्चों, इकरा जी यहां पर आंसर है न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि जब सिंगल बेस चेंज होता है उसे पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, और उसमें केवल एक न्यूक्लियोटाइड चेंज करता है। तो इसका आंसर डी हो गया। और अब 61 से लेकर 70 तक आ जाओ। 61 टू 70, 61 टू 70। और मुझे 61 पहले मिला हुआ है, 61 में पहले पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है 61, प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैन बी शोन। वेरी वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 61, और कई बच्चों, बहुत बच्चों सही भी कर रखा है कि प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैन बी शोन इन, जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है उसका प्रूफ हम किस में दिखा सकते हैं? सभी में दिखा सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, फंगस हो, एनिमल हो, क्योंकि सभी में तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। वो अलग बात है कि पहला प्रूफ ई कोलाई में दिया था मैथल स्टाहल ने, आप वहीं कंफ्यूज हुए हैं। मुझे पता था कि इस क्वेश्चन बच्चे कहेंगे ई कोलाई। वो तो ये है कि पहले किसी बार में प्रूव किया गया, होता सब में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, तो आप किसी में दिखा सकते हो, आप प्राण में दिखा सकते हो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता हुआ, एनिमल दिखा सकते हो, बैक्टीरियल दिखाते हो। तो इसका आंसर, आई एम टू मच हैप्पी कि इस क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन बच्चे अक्सर फंसते हैं कि जो उनका रनिंग आंसर वो दिमाग में रहता है कि हमने कहा कि ई कोलाई में मैथलन स्टाहल प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन अकर सेमी कंजर्वेटिव मेथड। लेकिन क्या हमारे में ऐसा नहीं होता? क्या प्लांट में ऐसा नहीं होता? सब में ऐसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, हम किसी में दिखा सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑल। अब इसके बाद 65 मुझे मिला हुआ है। 65 किसी बच्चों में भरे ना पूछने, मैं बता रहा हूँ 65 और 66 पूछ रही हैं। पहले 65 फिर 66 पे जाऊंगा। अब देखिए 65 क्या कह रहा है। 65 कौन कह रहा है? 65, द ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स इन द रेस्पेक्टिवली। आप पता है, हमने जब पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मैंने कहा था लास्ट सीक्वेंसिंग क्रोमोसोम हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम है। लास्ट जिसकी सीक्वेंस से बाद में पता चली वो हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम है, और उस पर 2968 जीन्स होती हैं, जो मैक्सिमम नंबर है। तो क्रोमोसोम फर्स्ट पर हमारे मैक्सिमम जीन्स होती हैं 2968, जबकि वाई क्रोमोसोम पर लीस्ट नंबर ऑफ जीन होता है जिसपे 231 जीन होती हैं। तो अब आप इसमें देख लो, क्रोमोसोम फर्स्ट एंड वाई क्रोमोसोम रेस्पेक्टिवली शो द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन एंड लोएस्ट नंबर ऑफ जीन। तो इसका आंसर, फर्स्ट क्रोमोसोम हाईएस्ट जीन को कैरी करता है और क्रोमोसोम वाई लोएस्ट नंबर जीन को कैरी करता है। ठीक है। अब इसके बाद 66 की बात कर रहा हूं। 16 के कई बच्चों ने पूछा है, फाइंड आउट इनकरेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग। मैं 4 ऑप्शन पढ़ूंगा, उनमें से कोई एक इनकरेक्ट है। और आप देखिए, टीआरएनए इज अडेप्टर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है, टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल है। हम इसको दूसरा नाम सोलुबल आरएनए और अडेप्टर
आरएनए बोलते हैं, बिल्कुल सही है। टीआरएनए हैज एंटीकोडन लूप, बिल्कुल सही है। एंटीकोडन लूप होता है, 3 एंटीकोडन होते हैं। और डी है, इन एक्चुअल स्ट्रक्चर टीआरएनए इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल, ये भी सही है। जो क्लोवर लीफ मॉडल तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसकी, और इसका जो एक ऑप्शन बच गया वो है क्लोवर लीफ मॉडल रिप्रेजेंट टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। यही फंस गए बच्चे जाल में। जो क्लोवर लीफ मॉडल है वो सभी आरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं है, वो तो केवल टीआरएनए की है। और यहां पर मैंने ऑप्शन दिया केवल आरएनए कि क्लोवर लीफ मॉडल रिप्रेजेंट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। अब आरएनए क्या गलत हो गया, क्योंकि टीआरएनए को रिप्रेजेंट करता है, ना कि सभी आरएनए को। तो इसका मतलब यहां पर जो गलत ऑप्शन था वो हमें फाइंड आउट कर देखना, कौन सा देखना था, वो हमें देखना था कि क्लोवर लीफ मॉडल सभी आरएनए के लिए नहीं है, वो केवल टीआरएनए के लिए है, ये गलत हो गया। अब इसके बाद 66 भी हमारा हो गया, 66 हो गया। और 70 तक किसी और का है, 70 तक कोई और क्वेश्चन किसी का है डाउट में जो पूछना चाहते हैं? अब सीधे 69 पूछने अदीबा, तो अदीबा 69 पूछने बोलता, बता देता हूं 69 क्या है। यूटीआर रिप्रेजेंट टू, यानी अनट्रांसलेटेड रीजन, जो हमेशा इनिशिएटर कोडन से पहले होते हैं और स्टॉप कोडन के बाद में होते हैं। यानी एमआरएनए का वो पार्ट जो ट्रांसलेशन पार्टिसिपेट नहीं करता उसे हम यूटीआर बोलते हैं। और यूटीआर जो सीक्वेंस है वो बिफोर द इनिशिएटर कोडन एंड आफ्टर द स्टॉप कोडन। तो इसमें जो भी ऑप्शन हो आप देख लें, तो ये सीक्वेंस बीच में कहीं नहीं होंगे। और अब हमें कहा गया है 72 की बात, तो मैं 72 बात कर रहा हूं। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर यूज टू एक्सप्लेन लैंग्वेज ऑफ लाइफ? जो लाइफ की लैंग्वेज है वो 4 ही अल्फाबेट से कैरी होती है, 2 प्यूरिन 2 प्रीमिन, 4 अल्फाबेट। डीएनए में 4 नाइट्रोबेस हैं और वही डीएनए लाइफ की लैंग्वेज कैरी कर रही हैं। कितना अच्छा, कोई 4 लेटर जिनको हम एटीजीसी बोलते हैं, यही दुनिया में लाइफ की लैंग्वेज है। उसके अकॉर्डिंग हमारे सब करेक्टर और सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। तो लैंग्वेज ऑफ लाइफ इज कन्फाइंड ओनली 4 लेटर्स या 4 अल्फाबेट्स, और वो एटीजीसी हैं। अब इसके बाद 74 क्वेश्चन भी किसी बच्चे ने पूछा, श्रेया भारद्वाज 74 पूछ रही हैं। इन यूक्रेटिक सेल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एक्सेप्ट वन, जो जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन होता है वो मल्टीपल साइट पर होता है, लेकिन इनमें से ऑप्शन में से एक पर नहीं होगा। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन प्राइमरी स्क्रिप्ट, यानी जब एमआरएनए बनता है तो उस टाइम रेगुलेशन होता है, बिल्कुल सही है, होता है। उसके बाद ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग बिल्कुल होता है, स्प्लाइसिंग रिमूवल सही ना हो या इंट्रोन ऐड अलग से होकर कहीं इधर उधर जुड़ जाए तो होता है कंट्रोल। और ट्रांसलेशन लेवल बिल्कुल होता है, जब टीआरएनए कोड रीड करते हैं वहां भी होता है। लेकिन ड्यूरिंग रिलीज ऑफ पेप्टाइड चेन, जब पेप्टाइड चेन रिलीज होती है तो बन चुके, अब क्या इसमें कंट्रोल होगा? तो जब पेप्टाइड चेन रिलीज होती है तो ये तो लास्ट स्टेप है, यानी ट्रांसलेशन हो चुका है, अब तो उसको पेप्टाइड चेन को अलग करना है। तो इस स्टेप पर उसका कंट्रोल नहीं होता। तो ये था हमारा 74। अब मैं 75 की बात भी कर दूं। फाइंड आउट एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इन ह्यूमन में म्यूटेशन एग्जाम्पल बताने थे और मुझे पता था आप सब बच्चे फंसेंगे। सिकल सेल एनीमिया बिल्कुल म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, म्यूटेशन वजह से हुआ है, आपको पता है। 6th एमिनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड था वहां पर वैलिन आ जाता है, और जो कोड नॉर्मल कोड था 6 ट्रिपलेट कोडॉन GAG GUG हो जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप सब जानिए जितनी भी जेनेटिक डिजीज हैं उन सब का रीजन म्यूटेशन है। और जेनेटिक डिजीज ड्यू टू म्यूटेशन, चाहे वो हीमोफीलिया हो चाहे वो थैलेसीमिया हो, इन सब में म्यूटेशन होने की वजह से ही जीन डिसऑर्डर हुआ है। तो यहाँ पर आंसर ऑल ऑफ दीज था। अब आप जान लीजिए कि सभी जीन डिसऑर्डर आर ड्यू टू म्यूटेशन। नॉर्मल जीन डिफेक्ट जीन में कन्वर्ट होगी म्यूटेशन की वजह से, तो फंस गए जाल में। देखो, तो आपने सबको सिकल सेल एनीमिया एग्जांपल याद रखा, लेकिन अब आपको याद रखना है कि जितने भी जीन डिसऑर्डर हैं ऑल आर दीज ड्यू टू म्यूटेशन। और इसके बाद 75 से 80 के बीच में कोई और है, और 79 76 पूछ रही हैं। कौन? साक्षी वार्ड 76 पूछ रही हैं। टर्मिनेटर कोडन रिप्रेजेंट इन, जो टर्मिनेटर कोडोन है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? आरएनए में नहीं, डीएनए में रिप्रेजेंट करना नहीं, दे रिप्रेजेंट इन एमआरएनए।
वो काम आके करते हैं एमआरएनए में। तो प्रेजेंट भले वो डीएनए में भी होते हैं, ऐसे डीएनए में नहीं होते, लेकिन रिप्रेजेंटेशन उनका एमआरएनए में आकर होता है। तो इसका आंसर था टर्मिनेटर कोड रिप्रेजेंट इन एमआरएनए। और अब मुझे पूछना है कि क्या अब अभी 80 तक कोई और क्वेश्चन तो किसका नहीं बचा, 79 तक हम पहुंच गए हैं। और अब हमें बात करनी है कहां तक, 80 से 90 के बीच में। और इसमें मुझे एक क्वेश्चन मिला, 82 मिला, बच्चे ने पूछा, भेज रखा किसी ने। तो बात करता हूँ, पहले 82 की बात करूँ, फिर आपसे पूछूंगा। ए बैक्टीरियल कॉलोनी, ध्यान सुना, ए बैक्टीरियल कॉलोनी कंटेनिंग डीएनए मेड अप ऑफ 100% N15, यानी जो बैक्टीरिया हमारे पास हैं उन सबके डीएनए में N15, सबका डीएनए हैवी है, दोनों स्ट्रैंड में N15 मौजूद है। ठीक है। अब क्या किया गया कि जो N15 वाली कॉलोनी है, यानी N15 का मतलब ऑल द डीएनए स्ट्रैंड्स हाउ N15, अब उस कॉलोनी को कल्चर किया गया N14 मीडियम में, और केवल एक जनरेशन के लिए, यानी हर N15 वाले बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बने। अब जो नया बैक्टीरिया बनेगा, डीएनए बनेगा, उसमें सभी में एक स्ट्रैंड तो N15 का होगा, पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, और एक N14 का बनेगा। क्योंकि जो हमारे पास पेरेंटल कॉलोनी है उनके सभी डीएनए में N15 है, और जब हम उसका कल्चर करेंगे N14 मीडियम में, केवल एक जनरेशन बनाएंगे। मान लीजिए 100 बैक्टीरिया थे N15 वाले, सब में N15 था, अब 200 बैक्टीरिया हो गए, और वो जो हमने कल्चर किया है वो N14 मीडियम में क्या है, तो नया डीएनए तो N14 ही मिलेगी, N15 तो है नहीं। तो पुराने स्ट्रैंड में N15 होगी और नए स्ट्रैंड में N14 होगी, इसलिए सारे डीएनए F1 के बाद हाइब्रिड होंगे, मीडियम होंगे, एक स्ट्रैंड 15 वाला होगा, एक 14 वाला होगा। तो इसका जो भी आंसर आप देख लो, लेकिन आंसर हाइब्रिड है, दोनों स्ट्रैंड ना तो 15 ना 14 का होंगे, एक 15 एक 14 का होगा। और अब 90 तक कोई इसका और डाउट किसी का हो तो मुझे बताएं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। 90 तक कोई और डाउट हो, 90 तक कोई और डाउट हो। 82 हो गया, 82 हुआ कि नहीं? हाँ 82 हो गया है। और अदीबा कह रही 86। चलिए 86 पे हम आ रहे हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोड्स ट्रांसफर ड्यूरिंग पेप्टाइड फॉर्मेशन, किस तरह से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती हैं ड्यूरिंग प्रोटीन फॉर्मेशन। सबसे बात तो डीएनए ही है। देखिए डीएनए से एमआरएनए बनेगा, पहला डीएनए हुआ, सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास है वो उसे ट्रांसफर एमआरएनए में, और एमआरएनए को रीड करेगा टीआरएनए, तो वो फिर टीआरएनए पे जाएगी और फिर एमिनो एसिड बाइंड होगा। तो इसका जो 86 है, डीएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड एमिनो एसिड है। तो बेसिक इन्फॉर्म किसके पास है? बेसिक इन्फॉर्म डीएनए के पास है। वो क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए के कोड कौन रीड करता है? कोड टीआरएनए रीड करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो एमिनो एसिड ऐड करा देता है। तो आंसर इसका ए है। और सीक्वेंस क्या हुई? डीएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड एमिनो एसिड। और अब इकरा चौधरी के लिए 83 मुझे और बता दो, तो इकरा मैं बता रहा हूँ 83 क्या है। 83, फाइंड आउट नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जेनेटिक डिक्शनरी। तो जेनेटिक कोड के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है क्या क्या गलत हैं। तो पहला है देयर आर 3 नॉन सेंस कोडॉन एंड 61 सेंस कोडॉन, बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 जो है वो स्टॉप कोडन, टर्मिनेट कोडन, नॉन सेंस कोडॉन होते कहलाते हैं। मैंने पहले कहा था 64 में सारे कोडॉन आर नॉट फॉर एमिनो एसिड्स, 3 नहीं है, 61 है, तो पहला सही है। फिर क्या? देयर आर 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए, देयर आर 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए। अब देखिए वैसे तो 64 टाइप का सही है जवाब, लेकिन अगर हम वैसे बात करें, क्योंकि हर ट्रिपलेट कोडॉन के लिए क्या होता है? एक टीआरएनए होता है, लेकिन स्टॉप कोडॉन के लिए नहीं होता। देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, तभी तो वो आगे स्टॉप कोडॉन के बाद प्रोटीन पेप्टाइड चेन ग्रो नहीं करती, एलोंगेशन नहीं होता। तो देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, इसलिए 64 नहीं हो, 61 के लिए होगा। हर ट्रिपलेट कोडॉन के लिए सेंस है, एक टीआरएनए होता है। तो यहां पर गलत हो गया इकरा चौधरी। और फिर थर्ड है देयर आर 64 एमिनो एसिड्स टू बी कोडेड। तो 64 एमिनो एसिड नहीं जिनको कोड करना है, वो 20 ही है, वो 20 ही है। तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत हो गए। अब फोर्थ है
जेनेटिक कोड हैज अ ट्रिपलेट नेचर, ये सही है, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होती है। और फिफ्थ है जेनेटिक कोड यूनिवर्सल, ये भी सही है। तो 5 में 3 इनकरेक्ट हैं और 2 करेक्ट हैं, इसलिए आंसर इसका बी है, जिसमें दिया हुआ है कि 2 आर करेक्ट। तो ये एकता चौधरी आपका डाउट क्लियर हो गया। और अब 90 तक किसी और का 83 मैंने कराया नहीं, 86 पूछ रही हैं करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर, तो हो गया, 83 भी हो गया। क्या 90 तक कोई और क्वेश्चन बचा हुआ किसी का? तो आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन। चलिए गुड। तो अब मैं इसको ग्रुप पे डाल, उस पे डालूंगा यूट्यूब चैनल पर, तो आप अगर दोबारा देखें तो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दोबारा कवर करना है तो मैं इसको रिकॉर्डिंग को ट्रांसफर कर दूंगा। और उसके बाद फिर कल हम जो हमारा 5th लेसन है, कौन सा, इनहेरिटेंस वेरिएशन, उसको रिवाइज करेंगे। आप पढ़ के आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर थर्सडे में इनहेरिटेंस वेरिएशन टेस्ट होगा, और कमिंग संडे में कंप्लीट जेनेटिक्स दोनों लेसन का फिर से टेस्ट होगा, और यू विल गेट ऑल द गुड क्वेश्चंस। तो चलिए, 79 नाइन्थ रह गया। श्रेया भारद्वाज कह रही 79th रह गया, तो मैं एक बार फिर 79 देख लेता हूँ, रहने देंगे 79th। तो एक सेकंड वेट करें, 79th का 79 क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग निमोनिकोकस बैक्टीरिया लेड द हाइपोथेसिस दैट, जो ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट किया गया था, ट्रांसफर ग्रिफिथ ने किया था, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आरएनए ट्रांसफर लिंक बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। नहीं, ये नहीं प्रूव करता कि जो आरएनए वो लिंक है, हालांकि है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट प्रूव नहीं करता। उसके बाद बी ऑप्शन है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, डीएनए ये भी प्रूव नहीं करता। उसके बाद है डीएनए जेनेटिक मेटेरियल, हाँ, इससे थोड़ा सा यहाँ पे हिंट मिल रहा है हमें, हालांकि एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट प्रूफ तो हर्षन चेस जा किया था, लेकिन यहाँ ये जरूर मिल रहा है कि डीएनए इज कैपेबल टू मेक द चेंज। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में हमें यही फाइंड आउट करना पड़ेगा। थोड़ा सा रफ आंसर है, लेकिन हमें तो बेस्ट वन देखना है, इन चारों में यही बेस्ट है कि डीएनए जेनेटिक मेटेरियल, और इसकी शुरुआत करने वाले ग्रिफिथ हैं, फिर आवेरी मैकलियोड मैककार्टी ने उसका बायोकेमिकल सपोर्ट किया था, और फाइनली हर चीज बता दिया था कि डीएनए जेनेटिक मेटेरियल है। तो दैट्स द एंड ऑफ डाउट्स टुडे, एंड टुमारो वी विल डिस्कस द 5th लेसन, और थर्सडे में टेस्ट है। चलिए, थैंक्स फॉर बीइंग टुगेदर, सी यू टुमारो एट 5:30 PM।